हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी का मतलब होता है मोशन करना, कि आपके कौन कौन से चार्ज मोशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में। जैसे आपके मेटल्स में कौन मोशन करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन मोशन करता है, सेमीकंडक्टर में कौन मोशन करता है, एक्सेट्रा। तो मोबिलिटी से क्या मतलब है, द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर। मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर उसकी जो कंडक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से अपन बोलेंगे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो उसके अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर की वजह से होता है। मतलब वो वाले चार्ज कैरियर जो कि क्या करते हैं, मोशन करते हैं। कौन कौन होते हैं? दीज में भी इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। मतलब मेटल्स के अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर कौन होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ऐसे ही सेमीकंडक्टर के अंदर आपके मोबाइल चार्ज कैरियर कौन होते हैं? जो मोशन करवाते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स तो अपन को पता है। होल्स क्या होता है? होल्स का मतलब होता है कि जहां पे एम्प्टी स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां से जा चुका, वहां पे क्या एम्प्टी स्पेस। फॉर एग्जांपल जैसे सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर एग्जांपल है। सेमीकंडक्टर है एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम, जो बेसिक होते हैं और अपन बनाते हैं। तो जो फॉर एग्जांपल ये सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन के जिससे जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, इसमें फोर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर आपके सिलिकॉन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे सिलिकॉन से बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये जिससे सिलिकॉन है, सेंट्रल सिलिकॉन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके 4 इसके इलेक्ट्रॉन है और ऐसे ही दूसरों के 4 है, तो कुल मिला के इनके बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। अब आपका होल्स का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जैसे अब ये बात होती है जीरो टेम्परेचर की, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की। लेकिन अपना जो टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। और कुछ ना कुछ टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि थर्मल एनर्जी मिल जाती है मटेरियल को। थर्मल एनर्जी मिलने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये अपन एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या मिल गई? थर्मल एनर्जी। तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ के कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। बाहर मतलब कहीं और जगह पे चला जाएगा। तो उससे होगा क्या कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था, थर्मल एनर्जी के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो यहाँ क्या बन गया? होल बन गया, जगह बन गई, एम्प्टी स्पेस हो गया। और उसी एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे आगे मोशन करता है, वैसे वैसे भी होल का क्या मोशन होता है? अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होता है। तो ये मतलब होता है किसका? सेमीकंडक्टर का। अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको चैप्टर नंबर 14 में। फिर से देख लो, यहाँ पे कोई अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर वो जैसे यहाँ पे कोई फ्री स्पेस है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? होल क्रिएट हो गया। उसके बाद में कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो ये होल वहां चला गया। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, वैसे वैसे होल का मोशन होता है। किसमें? सेमीकंडक्टर में। डिटेल में अपन इसको चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स में। अभी बिल्कुल ब्रीफ व्यू अपन को याद रखना है क्या, कि मेटल्स के अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर जो कि करंट फ्लो करवाते हैं, मोशन करवाते हैं, वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, और सेमीकंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अब ये तो बात हुई इसकी मोबाइल चार्ज कैरियर की, लेकिन अपन बात क्या कर रहे हैं? मोबिलिटी कि इनको कैसे मेजर करें, कि कितने ये मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं और कितने फ्लो करेंगे, इसको कैसे मेजर करें। तो वो जिस फिजिकल टर्म से मेजर करते हैं उसको अपन बोलते हैं मोबिलिटी। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द मोबिलिटी, फिजिक्स के अंदर इसको कैसे डिफाइन करा कि द मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मोबिलिटी का मतलब क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, क्या इसकी डेफिनेशन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसमें? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब जैसे ही मैंने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करा, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैंने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करा, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एवरेज जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट होने की, मोशन होने की, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिट हो गया, तो इसकी तो बात कर लो 1। अब बात आती है वीडी की। अगर वीडी ज्यादा हुआ तो म्यू ज्यादा हो जाएगा, और वीडी अगर कम हुआ तो म्यू कम। इसका मतलब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा अटेन होती है तो अपन क्या बोलेंगे? इस कंडक्टर की मोबिलिटी ज्यादा है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कम होती है तो अपन क्या बोलेंगे? इस कंडक्टर की मोबिलिटी कम है, ठीक है। तो जनरली बात हो रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि अपन दोनों साइड में क्या क्रॉस में क्या अप्लाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली बात है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका सेम होता है, किसी भी अलग अलग कंडक्टर के अंदर अप्लाई करते हैं तो जो चीज चेंज होती है वो क्या चीज है? आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसलिए अलग अलग कंडक्टर के अंदर मोबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है, अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम रखे तो।
लेकिन मेरे को पता है कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, Q चार्ज कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड टो रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को अगर मैं मोबिलिटी के फॉर्मूले में अगर पुट करता हूं तो फाइनल मेरा फॉर्मूला क्या आता है मोबिलिटी का, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब अपन वैल्यूज पुट करते हैं तो ई से ई क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो बचता क्या है क्यू आपका चार्ज टो रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय एम मास। ठीक है, तो ये तो बात हुई क्यू टो अपॉन एम। इसका मतलब आपकी मोबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पे। देखो सिंपल सी बात है, रिलैक्सेशन टाइम अगर क्या होगा, कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, इसका मतलब क्या है कि आपके ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं, और ज्यादा कोलिजन हो रहे हैं मतलब वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए मोबिलिटी भी कम। और रिलैक्सेशन टाइम अगर ज्यादा होता है इसका मतलब जो कोलिजन हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, और स्लो हो रहे हैं इसका मतलब आपके कोलिजन कम हो रहे हैं, और कोलिजन कम हो रहे हैं मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, और उसकी मोबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा। तो इसका मतलब आपका मोबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो डायरेक्टली मेनली किससे रिलेटेड होता है, रिलैक्सेशन टाइम से, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम ही क्या बता देता है अपना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जनरली आपका मोबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे। ये इसका फाइनल मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के और होल के लिए, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जनरली मेटल के अंदर, और आयंस वगैरह भी होते हैं, और होल्स भी होते हैं सेमीकंडक्टर में। तो अपन दोनों के लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और होल के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, बस Q का फर्क पड़ेगा। Q क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है, स्मॉल ई, तो इसलिए अपन ने उसकी जगह क्या कर दिया, स्मॉल ई, और बाकी सारा मास वगैरह किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। रिलैक्सेशन टाइम भी फॉर इलेक्ट्रॉन। होल की केस में क्या आ जाएगा आपका, वही पॉजिटिव, रिलैक्सेशन टाइम भी किसका, होल का, मास भी किसका, होल का। अब बात आती है इसकी एसआई यूनिट की। इसके एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं अपन, वही ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ से सिंपली अपन ऐसे यूनिट निकालते हैं तो क्या निकल के आती है अपनी, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये इसकी क्या है, ऐसे यूनिट जो ध्यान रखनी है अपने को। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ कंडक्टर, मतलब मोबिलिटी म्यू और आई, करंट के बीच का क्या रिलेशन है। तो अपन देख सकते हैं कि अपना करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई एन ए वी डी, अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले लास्ट लेक्चर में कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई एन ए वी डी। यहां से, और मेरे को पता है कि अपना जो मोबिलिटी का फाइनल फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला है कि वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू ई। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू ई। अब करंट के लिए निकाल रहे हैं इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन के, कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन का वाला फॉर्मूला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी लिए क्योंकि अपन कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला है किसका, करंट का, और ये फॉर्मूला है किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये अपन ने पुट करी कहां पे, इसमें करंट वाले फॉर्मूले में। तो फाइनल अपने को फॉर्मूला मिल गया किसका, रिलेशन मिल गया किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, मोबिलिटी के बीच में। क्या है, ई एन ए वी डी, और वी डी की जगह पे अपन ने क्या लिखा, म्यू इंटू ई। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर। ये किसके लिए निकाला, कंडक्टर के लिए। अब किसके लिए निकाल रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है, जो करंट फ्लो होता है, वो दोनों की वजह से होता है, एक तो होल्स और एक इलेक्ट्रॉन। अभी अपन ने बात करी कि जो जिधर मोशन इलेक्ट्रॉन का होगा उसके अपोजिट मोशन किसका होगा, होल का। तो कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो दोनों की वजह से होता है, होल की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन की वजह से भी। तो टोटल करंट कितना हो गया, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ऑफ होल्स। ठीक है, तो दोनों का अपन ने फॉर्मूला पुट कर दिया, ई एन ए वी डी, ई एन ए वी डी। ठीक है, और दोनों के अंदर आपका एन क्या है, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो एन आएगा, और जब होल वाला फॉर्मूला पुट करेंगे तो पी आएगा। पी भी क्या है, नंबर डेंसिटी किसकी, पॉजिटिव की। तो ये अपन ने फॉर्मूला रखा दोनों में, और वीडी की दोनों के अंदर वैल्यू रख दी, म्यू ई और म्यू एच ई, दोनों के अंदर वीडी की वैल्यू रख दी यहाँ से। ठीक है, तो ये अब अपन दोनों क्या देखते हैं कि दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ए एरिया, कंडक्टर का एरिया, कंडक्टर सेमीकंडक्टर का एरिया, और ये क्या है, ये कैपिटल ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉमन लिया तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई, किसके लिए इक्वेशन हो गई, ये सेमीकंडक्टर के लिए रिलेशन हो गया किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक करंट ये रहा आई, और मोबिलिटी ये रही दोनों की म्यू। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। अपन को पता है कि कंडक्टिविटी का आपका करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर। ओम्स लॉ से करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन आर। V आपको पता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से, V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू लेंथ, जितनी लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। तो V इक्वल टू क्या आ गया, E L, और R क्या होता है आपका रेजिस्टेंस डिपेंडेंट वाला फॉर्मूला, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए।
दोनों जब अपन पुट करते हैं तो अपन क्या देखते हैं, एल से एल क्या हो गया कट, फाइनल फॉर्मूला क्या बचा, ई अपॉन रो। तो ये अपना जनरल फॉर्मूला निकाला अपन ने किससे, ओम्स लॉ से, किसका, करंट का। और एक अपना सेमीकंडक्टर के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला निकला हुआ है किसका, कंडक्टिविटी का। तो ये दोनों अपन जो करंट की इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसके लिए करी अपन ने, सेमीकंडक्टर के लिए। अगर जब अपन इन दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो जब इक्वेट करेंगे तो आपका फाइनली क्या आएगा, 1 अपॉन रो इक्वल टू ई, और ये पूरा जो यहाँ लिखा है ये पूरा म्यू एन ई प्लस पी म्यू पी, और 1 अपॉन रो को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। ठीक है, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रो क्या होता है आपका, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 1 अपॉन रो इक्वल टू क्या कर दिया, सिग्मा। तो सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, और म्यू क्या है, मोबिलिटी। तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी का भी यहाँ पे रिलेशन आ गया है। तो ये आपकी क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो जनरली आपको दोनों ये इक्वेशन ध्यान रखनी है। एक तो आपका रिलेशन ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक करंट मोबिलिटी का किसके लिए, कंडक्टर के लिए, और ऐसे इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी का किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। और सेमीकंडक्टर के लिए जब रिलेशन निकालते हैं तो वहां से अपन ओम्स लॉ की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो जनरली मोबिलिटी क्या होती है कि भाई कितना मोशन हो सकता है, कितना मोशन हो सकता है, कैसे मेजर करें, तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में मेजर करो कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है। जब फॉर्मूला पुट करते हैं तो पता चलता है कि आपकी मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। और उसके बाद तो सिंपली अपन ने फॉर्मूला निकाल के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी, कि रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। काफी शॉर्ट टॉपिक है और न्यूमेरिकल पे पूछा जाता है इससे। पहले जानते हैं कैसे डिपेंड करती है। आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अपन ने लास्ट क्लास में निकाला था, क्या होता है, एम अपॉन एन स्क्वायर ई स्क्वायर टो। तो ये आपका फॉर्मूला होता है रो का। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं मेटल्स के लिए। ठीक है, पहले अपन बात कर लेते हैं ये डिपेंड किस पे करता है। ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, रेजिस्टिविटी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो किस पे डिपेंड करती है, एन के ऊपर डिपेंड करती है। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और किस पे डिपेंड करती है, टो पे। टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, टो। तो आपकी रेजिस्टिविटी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके नंबर डेंसिटी ज्यादा हो रही है तो कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, मतलब नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। नेक्स्ट क्या है आपका रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या बताता है, रिलैक्सेशन टाइम अगर ज्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम अगर क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मतलब तो भी रिलैक्स आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों टर्म का आ रही है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब दोनों टर्म अगर ज्यादा होगी तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। अपन बात करते हैं सबसे पहले मेटल्स की। मेटल्स के केस में क्या होता है कि जैसे अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर को मैंने कहाँ पे फर्नेस में रख दिया, या कहीं मैंने उसको गैस पे भी रख दिया, तो अगर मैं जो मेटल है मेरा, मेटल का अगर मैं टेम्परेचर ज्यादा करता हूँ, टेम्परेचर ज्यादा करने का मतलब क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर मेटल में टेम्परेचर ज्यादा करता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन फास्ट मोशन करेंगे तो दूसरे एटम से टकराएंगे, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, तो कोलिजन ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होगा तो आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम। और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया, ये आपका फॉर्मूला है, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा। तो इससे पता क्या चला कि मेटल कैसे डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर, की टेम्परेचर अगर आप ज्यादा करते हो तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा, और कंडक्टिविटी क्या होती है इसके अपोजिट, तो वो क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी कि आपकी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करती है। अब बात आती है कि आपका जो रिलेशन होता है रो का और टेम्परेचर, इसका रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर डिफरेंस का जो आपका रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है ये कि रो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो है रो क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, रो नोट। रो नोट क्या है, आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी है वो रो नोट, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अल्फा क्या है आपका, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट की टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। टी माइनस टी नोट क्या है, टी क्या है आपका किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आप लेके गए जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो। टी नोट क्या है, इनिशियल जो टेम्परेचर है आपका, जीरो टेम्परेचर। तो टी माइनस टी नोट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। रो क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर जो टी टेम्परेचर है उसकी रेजिस्टिविटी। रो नोट क्या है आपका, इनिशियल जो टी नोट टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन है, ये अपन को ध्यान रखना है। लेकिन अपन को, और यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू चाहे तो निकाल सकते हैं, ये यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाती है, क्या आती है, रो माइनस रो नोट, जिसको क्या लिख सकते हैं, डेल रो। डी रो मतलब रो माइनस रो नोट मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी का डिफरेंस
डिवाइड में रो नोट और टी माइनस टी नोट को क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है इस इक्वेशन की, ठीक है। लेकिन अपन को पता है कि आर जो रेजिस्टेंस डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला है उससे अपन को क्या पता है कि आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो एल और ए, किसी भी एक कंडक्टर फिक्स हो गया तो एल और ए क्या हो गया, फिक्स। इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। किसी भी कंडक्टर में एल और ए अगर फिक्स हो जाता है तो आपका आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है जहां जहां पे भी रो आ रहा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर। तो ये जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में मैंने जहां पे रो है वहां पे आर लिखा है, जहां पे रो है वहां पे आर टी, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपका रेजिस्टेंस, रो नोट की जगह आर नोट। और ये पूरी जो इक्वेशन है 1 प्लस एल्फा और टी माइनस टी नोट क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टी माइनस टी नोट को, स्मॉल टी से, ठीक है। और जहां पे आपका आर टी, जो आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके ऊपर रेजिस्टेंस कितना है। नेक्स्ट आर नोट कितना है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब इनिशियली जो आपका 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस है वो। इसकी जगह अपन कोई और भी ले सकते हैं, जैसे इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस कुछ और है, फाइनल रेजिस्टेंस कुछ और है, तो इसी को अपन R1 R2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी अपन इस फॉर्मूले में ले रहे हैं आर टी किसी टेम्परेचर टी के ऊपर रेजिस्टेंस और आर नोट 0 डिग्री के ऊपर रेजिस्टेंस। इसको अपन R1 और R2 भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो। और टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है। अगर आर नोट और टी ले रहे हो तो इनके बीच का, R1 R2 ले रहे हो तो उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अल्फा क्या है आपका, वही टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, यहां से अपन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही आपके आ जाती है आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय आर नोट टी टू माइनस टी वन। और इसको अपन R1 R2 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपका टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इसके अंदर इस फॉर्मूले से ही, इन दोनों फॉर्मूले से, इसी से ये निकला अल्फा का फॉर्मूला। तो मेनली इसी फॉर्मूले से ही आपका क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या होता है अल्फा की डेफिनेशन, यहां से क्या निकलेगी कि द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी, मतलब ये क्या आ रहा है, डी क्या है, मतलब चेंज। तो इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट रेजिस्टिविटी, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, रो, तो उसको अपन ने क्या कर दिया, यूनिट। पर यूनिट रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वही अब यहाँ पर चेंज आ रहा है तो चेंज की जगह अपन को वापस क्या करना पड़ेगा, राइज इन टेम्परेचर। तो ये आपका फॉर्मूला निकल रहा है और ये इसकी क्या है, डेफिनेशन, ठीक है। अब अपन को दो ध्यान रखना है, वेरिएशन किस किस के, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में दो के लिए अपन को यहाँ पे क्या रखना है, ग्राफ ध्यान रखना है। एक तो पहला अपन बना रहे हैं कॉपर के लिए। कॉपर के लिए अपन क्या देखते हैं कि आपका जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। अपन इनिशियली वही बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज। और स्मॉलर टेम्परेचर के लिए वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है, मतलब स्मॉल चेंजेस के अंदर ही काफी ज्यादा रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक आपको ग्राफ ध्यान रखना है, ग्राफ पूछे जाते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ एग्जाम्स में 1 मार्क के ग्राफ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका वेरिएशन, वही अपन रो टी का वेरिएशन निकाल रहे हैं, किसके लिए, नाइक्रोम के लिए। तो नाइक्रोम के केस के अंदर जो आपका ग्राफ स्टार्ट होता है तो अपन क्या देखते हैं कि जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है उस केस के अंदर भी आपकी रेजिस्टिविटी कुछ है। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन एब्सोल्यूट 0 जो टेम्परेचर है उस केस के अंदर भी आपकी रेजिस्टिविटी क्या है, कुछ ना कुछ उसकी ऑलरेडी रेजिडुअल वैल्यू ऑलरेडी है। तो ये जो वाला ग्राफ है किसके लिए, कॉपर के लिए। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कॉपर के लिए इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है ये किसके लिए, नाइक्रोम के लिए। प्रैक्टिकल पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमी। फर्स्ट अपन ने बात करी थी किसकी, मेटल्स की, कि मेटल्स के केस में आपका रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इसके अंदर सेमीकंडक्टर के इसमें केस में जो आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, काफी, जो फ्री चार्जेस होते हैं काफी ऑलरेडी कम होते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो कौन सी चीज, दूसरी, अब रिलैक्सेशन टाइम तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो दूसरी चीज, एक तो देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है दो चीज पे, एक तो आपका क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, एक आपका क्या होता है नंबर डेंसिटी। तो रिलैक्सेशन टाइम तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके जो चार्ज कैरियर है वो काफी ज्यादा कम होते हैं। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपका नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो यहाँ पे पता कैसे, उसका उल्टा कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और इंसुलेटर में लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। तो जैसे जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, मतलब जैसे जैसे मैं थर्मल एनर्जी देता हूँ, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो, मतलब जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो क्या होते जाते हैं, फ्री होते जाते हैं। फिर से जैसे जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें, स्पेशली इंसुलेटर को भी काउंट कर सकते हो, लेकिन मेनली बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, फ्री। और जैसे ही वो फ्री हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो रेजिस्टिविटी क्या हो गई, कम। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है वैसे वैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा करते जाते हैं, थर्मल एनर्जी देते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम। जबकि मेटल में इसका क्या होता था, अपोजिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका अपोजिट, कि यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा करते हैं वैसे वैसे नंबर डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती जाती है। और कैसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, मतलब कौन से रेशियो में, एक्सपोनेंशियली ज्यादा होती है। कहां से आया वो फंक्शन, ये फॉर्मूला है कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, टी क्या है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर n इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। n क्या है, ये जब भी आपका होता है इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस। इसका मतलब यहाँ पे n क्या है, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। क्या रिलेशन है उसका, n नॉट, मतलब जीरो टेम्परेचर पे जो नंबर डेंसिटी थी, e की पावर माइनस eg डिवाइड बाय kBt। eg क्या है आपका एनर्जी बैंड गैप, kB क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और t क्या है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसकी आप बात कर रहे हो, ठीक है, t टेम्परेचर जिसकी आप बात कर रहे हो, जहां तक आप लेके गए। और आपको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो अपना जो मेन फॉर्मूला होता है उसका, उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर डेंसिटी के। तो ये जो अपन यहाँ पुट करते हैं इस रिलेशन में, तो यहाँ से आपका ये निकल जाती है फाइनल इक्वेशन की, रो टी इक्वल टू रो, मतलब एन की जगह रो लिख रहे हैं और रो इनवर्सली है, इसलिए ये वाली जो ई की पावर माइनस में थी ये क्या हो जाएगी, प्लस में। तो ये आपका फाइनल आ गया। ऐसे क्या पता चलता है कि रेजिस्टिविटी और जो टेम्परेचर होते हैं एक दूसरे कैसे फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओनली आपको क्या याद रखना है, इक्वेशन याद रखनी है, ग्राफ याद रखना है। सिंपली इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरली आपको बस इक्वेशन याद रखनी है और मेनली ये ग्राफ याद रखना है कि सेमीकंडक्टर का ग्राफ कैसे होता है। ये ग्राफ पूछा जाता है आपसे कि ऑब्वियसली बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी, और नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। और कम कैसे होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कम होगी। ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, एक्सपोनेंशियली कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है कि वो आपके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। कैसे वर्क करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, और विस्कस फोर्सेस भी क्या हो जाते हैं, कम। तो आपके आयंस क्या करते हैं, फ्रीली मोशन कर पाते हैं। फिर से इलेक्ट्रोलाइट में जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है इंटर आयोनिक आपके अट्रैक्शन क्या होते हैं, कम, और विस्कस फोर्सेस भी क्या हो जाते हैं, कम, जिससे आपके आयंस इजीली क्या कर सकते हैं, फ्रीली मोशन कर सकते हैं। और फ्रीली मोशन कर सकते हैं, फास्ट मोशन कर सकते हैं, इसका मतलब आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अभी अपन ये बात करें कि मोबाइल चार्ज कैरियर मेटल के अंदर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कैसे कैसे वर्क करते हैं। ये जो है दोनों के लिए रिलेशन है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, यूज ऑफ अलॉय इन मेकिंग स्टैंडर्ड रजिस्टर। मतलब आपके फिजिक्स लैब के अंदर और जनरली भी आपके प्रैक्टिकल पर्पस के अंदर जितने भी आपके अप्लायंसेस होते हैं उनमें मेजोरिटी के अंदर आपके क्या होते हैं, जब भी स्टैंडर्ड रजिस्टर्स आपको बनाने होते हैं, स्टैंडर्ड रजिस्टर की वैल्यू बनानी होती है, तो अपन किसका काम में लेते हैं, अलॉय का। अलॉय में किसका, कांस्टेंटन और मैग्नेनिन। तो क्यों काम में लेते हैं कांस्टेंटन और मैग्नेनिन का, जनरली क्या क्या रीजन है। नंबर 1, हाई रेजिस्टिविटी होती है इनकी। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। वही अपन को क्या बनाना है, रेजिस्टेंस बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस बनाना है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या चाहिए, ज्यादा। नेक्स्ट, स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है, आपने जो रेजिस्टेंस बना लिया, रजिस्टर आपने जो बना लिया, उसका जो रेजिस्टेंस है डजंट चेंज विद लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब आपका देखो यार, आपके एनवायरमेंट में टेम्परेचर काफी वेरी करता है। जैसे समर विंटर में आपका जो टेम्परेचर है वो काफी 3, 4, 5 डिग्री पहुंच जाता है, और समर में आपका वेकेशन 40 डिग्री 50 डिग्री से ज्यादा चला जाता है। तो आपका टेम्परेचर वेरी करता है। अब टेम्परेचर वेरी करता है तो अपन समर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रीडिंग अलग आ रही है, विंटर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो रीडिंग अलग आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन वो वाले रेजिस्टेंस काम में लेते हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, काफी कम, जिससे उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक एयर एंड मॉइस्चर। मतलब आपका जो एयर और मॉइस्चर है उससे आपका ये अफेक्टेड नहीं होता। आपके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो
इसके एटमोसफेयर की वजह से चेंज नहीं होती। जैसे आपका समर में और आपकी बारिश वगैरह में काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है, इसलिए, और समर में ठीक ठीक होता है एवरेज, जो विंटर में काफी ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, तो इसलिए अपना वो मॉइस्चर कंटेंट वेरी करता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन वेरी करती है, इसलिए अपना वो चीज भी डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.5। At room temperature 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। मतलब आप उसने आपको एक इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, उस पे वो आपको क्या गिवन है, उसका रेजिस्टेंस गिवन है हीटिंग एलिमेंट का। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। मतलब उसने आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया है कितना, T1 कितना दिया, 27 डिग्री सेल्सियस, और उस पे उसने आपको क्या दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो T1 दिया 27 डिग्री सेल्सियस, उस पे इनिशियल टेम्परेचर दिया R1 100 डिग्री, T1 पे R1 आपको दिया। अब व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, वो T2 पूछ रहा है, जबकि उसने आपको रेजिस्टेंस गिवन है, कितना रेजिस्टेंस गिवन है, 117 ओम, और गिवन देयर द टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको अल्फा की वैल्यू गिवन है। तो आपको सब कुछ वैल्यू गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है हीटिंग एलिमेंट का 100 ओम, फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 117 ओम, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा की वैल्यू गिवन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि जब हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस 117 ओम है तो उस पे आपका टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी। तो आपको निकालना क्या है, T2 निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, वही जो रिलेशन का फॉर्मूला होता है, अपन अल्फा की टर्म्स में उसको लिख रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा इक्वल टू R1 R2 की टर्म्स में क्या होता है, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 T2 माइनस T1। ये आपका क्या होता है, अल्फा का फॉर्मूला। अब अपने को निकालना क्या है, T2 निकालना है, तो अपन T2 माइनस T1 को क्या ले रहे हैं, यहाँ लेके जा रहे हैं। तो आपका फाइनल यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाता है, T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 अल्फा। तो यहाँ पे अपन को सारी वैल्यू दे रखी है, तो अपन पहले ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं। R2 माइनस R1, R2 कितना है 117 माइनस R1 कितना है 100 डिवाइड बाय R1 कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय अल्फा, अल्फा कितना है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा आपका 117 में से 100 के तो कितना हुआ 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो मैं ये जो 100 के दो जीरो है, एक जीरो तो मैं अगर यहाँ पे 1.7 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ क्या हो जाता है 17, और एक जो जीरो बचा अगर मैं उसको 10 टू पावर माइनस 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बचता है 10 टू पावर माइनस 3। तो इससे क्या हो गया 70 से 17 कट गया, फाइनल आपका क्या आया T2 माइनस T1 इक्वल टू 10 टू पावर 3, कितना मतलब 100, तो 1000। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, T2 पूछ रहा है, तो अपन किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, T1 की वैल्यू पुट कर देंगे। कितनी आ जाएगी T2 इक्वल टू 1000 प्लस T1 की वैल्यू अपनी कितनी गिवन में 27। तो जब अपन वैल्यू पुट कर देंगे आपकी यहाँ पे, इसकी जगह कितना पुट करना है मेरे को 27, तो फाइनल 1000 प्लस 27 कितना हो जाएगा आपका 1027 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपका क्या है आंसर है। फिर से आपको क्या गिवन है, रूम टेम्परेचर पे हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस गिवन है। अब आपसे वो टेम्परेचर पूछ रहा है जब हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 117। तो R1 R2 गिवन है, T1 गिवन है और अल्फा गिवन है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, R2 की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी T2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या निकल जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करेंगे और आपको क्या मिल जाएगी T2 की वैल्यू। नेक्स्ट हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, इससे फॉर्मूले से रिलेटेड सेम। क्या क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट इज 5 ओम। मतलब आपको इनिशियल क्या दे रखा है, आइस पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है 5 ओम। नेक्स्ट एट स्टीम पॉइंट इट इज 5.23 ओम। मतलब सबसे पहले किस पे दिया, आइस पॉइंट पे, आइस पॉइंट मतलब O 0 डिग्री वही, तो कितना हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस, इनिशियल कितना दिया है इसने 5 ओम। उसके बाद पे किस पे दे रहा है, स्टीम पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वापस नेक्स्ट आपको R100 दे रहा है, मतलब 100 डिग्री का रेजिस्टेंस कितना दिया उसने 5.23 ओम। नेक्स्ट when the thermometer is inserted in hot bath the resistance of the platinum wire is 5.795 ohm। मतलब
जब आपने उसको एक जो आपका थर्मोमीटर है उसको आपने हॉट बाथ में इंसर्ट करा, मेरे को उसका टेम्परेचर नहीं पता, एज्यूम कर लेना है कि उसका टेम्परेचर कितना है T। तो जब आपने आपके इसको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को हॉट बाथ के अंदर डिप करा तो उस टाइम पे उसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 5.795 ओम। तो एक अननोन टेम्परेचर RT, उसके अंदर जब मैं उसको डिप करता हूँ तो कितना आता है इतना। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। अब मेरे को क्या करना है, वो जो टेम्परेचर है वो मेरे को कैलकुलेट करना है। उसने क्या क्या गिवन दिया उसको, उसने आपको 5 क्वांटिटीज गिवन दी। नंबर 1 आइस पॉइंट, तो पहला जो टेम्परेचर दिया उसने आपको कैसा है 0 डिग्री। 0 डिग्री पे आपका रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम। ऐसे सेकंड क्वांटिटी 100 डिग्री स्टीम पॉइंट, उस पर टेम्परेचर कितना है 5.23। और नेक्स्ट एक अननोन टेम्परेचर जो आपसे वो पूछ रहा है उस पर उसने आपको क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया कितना ये। तो आपको क्या दिया है उसने T नोट R नोट और क्या दिया T 100 पे R 100 और T अननोन जो आपको निकालना है उस पर उसने आपको क्या दिया RT। तो ये दोनों चीजें दी, ये दोनों चीजें दी, ये दी और ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसको करना कैसे। अब सबसे मेन चीज क्या होती है, आपके फॉर्मूले में क्या आता है, ये आपका जो फॉर्मूला है रिलेशन का, इसमें क्या अल्फा। अब उसने आपको अल्फा तो दिया नहीं, ठीक है। तो अब अगर अल्फा उसने नहीं दिया तो अब क्या करना पड़ेगा, इस अल्फा को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे, अब कोई भी चीज फिजिकल क्वांटिटी आपको रिमूव करनी होती है फिजिक्स में, तो आप क्या करते हो, दो मेथड होते हैं। या तो आप क्या करो उसकी वैल्यू पुट करो, सेकंड क्या करते हैं उसकी सेम इक्वेशन बना के रेशियो करते हैं ताकि वो क्वांटिटी क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। अब पहली चीज क्या होती है उसकी वैल्यू पुट करो, लेकिन अपने इसकी वैल्यू पुट करने के लिए कोई अलग से इसका फॉर्मूला तो है नहीं और कोई क्वांटिटी गिवन है नहीं कि इसकी वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट तो अपन कर नहीं सकते। सेकंड क्या मेथड होता है कि आप इसको ऐसी सिमिलर इक्वेशन बना के और इसका रेशियो लो ताकि क्वांटिटी क्या हो जाए, कट हो जाए, सिमिलर क्वांटिटी अल्फा क्या हो जाए, कट हो जाएगी। तो वो अपन कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे पता चला, क्योंकि अपन को मल्टीपल चीजें दे रखी है क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। तो पहले तो अपन अल्फा को सेपरेट करते हैं। कैसे करेंगे इसको सेपरेट, बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले इसको ओपन कर रहे हैं अपन कि RT इक्वल टू ब्रेकेट ओपन कर रहा हूं R नोट प्लस अल्फा R नोट T, ठीक है। यहां से अपनी इक्वेशन क्या निकल जाएगी, RT माइनस ये R नोट को इधर लेके आया, RT माइनस R नोट इक्वल टू अल्फा R नोट T। ये आपकी, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। कैसे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा अल्फा क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अब ये इक्वेशन बता क्या रही है, ये इक्वेशन बता रही है RT की वैल्यू मेरे को वैल्यू पता है क्या, हाँ RT की वैल्यू मेरे को पता है कि मतलब किसी भी T टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू। ऐसे R नोट क्या है, इनिशियल 0 टेम्परेचर के ऊपर आइस टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू। R नोट भी पता है, RT भी पता है, अल्फा नहीं पता मेरे को। और R नोट क्या है मेरा, इनिशियल रेजिस्टेंस पता है, इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है। T क्या है, T कोई टेम्परेचर नहीं है, T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के बीच में, जो आपकी वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज है, एक तो आइस पॉइंट की वैल्यू R नोट और एक पर्टिकुलर T टेम्परेचर है। लेकिन अब मेरे को T तो पता ही नहीं और T नहीं पता, तो इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी नहीं पता। तो यहाँ पे न तो मेरे को अल्फा पता है ना मेरे को T पता है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस भी नहीं पता। तो पहली इक्वेशन तो हो गई मेरी ये। अब एक और ऐसे सिमिलर इक्वेशन बना सकता हूँ कि R1 R2 वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कंपैरिजन के लिए इसने मेरे को, ताकि मैं इसको डिवाइड कर सके, एक और इसने कोई ना कोई क्वांटिटी गिवन होगी और ओनली एक ही क्वांटिटी गिवन है। उसने आपको क्या दिया, 100 डिग्री टेम्परेचर का उसने क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया। तो अब मैं 100 डिग्री टेम्परेचर की इक्वेशन लगा रहा हूँ। इस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि इस इक्वेशन को कैसे काम में ले सकते हैं, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T, मतलब अपन R1 R2 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसको, कब, जब अपने को रिक्वायरमेंट हो। तो अभी अपने, अब यहाँ अपने RT और R नोट था, अब RT की जगह अपन क्या लेंगे, क्या गिवन है आपको, 100 गिवन है, तो अपन ऑब्वियसली बात है उसकी जगह क्या लेंगे 100। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, R100 माइनस R नोट इक्वल टू अल्फा R नोट T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब यहाँ पे अपन को टेम्परेचर डिफरेंस पता है क्या, हाँ पता है। कैसे पता है, R100 और R0, R100 कब हो रहा है 100 डिग्री पे और R0 कब हो रहा है 0 डिग्री पे, तो इनका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, और उसको क्या लिख सकते हैं 100। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गई, R100 माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R नोट मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपकी क्या निकल गई, सेकंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर क्या आ रहा है, अल्फा। मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, RT माइनस R नोट इक्वल टू
अल्फा आर नोट टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या है, R100 माइनस आर नोट इक्वल टू अल्फा आर नोट 100, ये आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन। दोनों के अंदर क्या आ रहा है अल्फा, तो इनको क्या कर सकता हूँ मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय R100 माइनस आर नोट। इधर क्या आ रहा है अल्फा आर नोट टी और इधर अल्फा आर नोट 100। ठीक है, अल्फा से अल्फा कट हो गया, आर नोट से आर नोट कट हो गया, इधर क्या बचा टी अपॉन 100। अब मेरे को सारी वैल्यूज पता है। ठीक है, तो अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो टेम्परेचर मेरे को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट अपन निकाल रहे हैं। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो 100 यहाँ नीचे आ रहा है उधर जाके ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाय R100 माइनस आर नोट मल्टीप्लाई बाय 100। जब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज कितनी है आपकी 5.795 माइनस 5 अपॉन 5.23 माइनस 5 इंटू 100। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, टी इक्वल टू आपका आंसर आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। फिर से इसने इस क्वेश्चन में उसने अपन को उसी यही फॉर्मूला यही काम में आएगा, बस इनडायरेक्ट वे में पूछा है। कैसे पता चलेगा, उसने आपको क्या दिया है डिफरेंट, दो तो उसने आपको टेम्परेचर दिए, ठीक है, और 3 उसने आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी, और तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है टेम्परेचर पूछ रहा है। कैसे पता चलेगा, वही इक्वेशन है, अल्फा की वैल्यू नहीं दी है तो अल्फा की वैल्यू या तो पुट कर सकते हैं या उसको रिमूव करना है। पुट करने के लिए ना तो कोई फॉर्मूला है ना कोई वैल्यू है, तो क्या करना पड़ेगा रिमूव, और रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा रेशियो लेना पड़ेगा सेम इक्वेशन का। और रेशियो कैसे लेंगे, डिफरेंट इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसने मेरे को डिफरेंट क्या दी हुई है वैल्यूज, एक तो आइस टेम्परेचर की और एक तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो आप उसने आपसे निकलवा रहा है आरटी वो, और एक उसने आपको क्या दिया स्टीम पॉइंट कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या आता है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ या फिर ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। मतलब अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ अपन ने क्या पढ़ा कि अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वो आपका होता है ओम्स लॉ, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, इसका मतलब उसकी लिमिटेशन क्या है कि ओम्स लॉ इज ओबेड बाय मेनी सब्सटेंसेस, बहुत सारे सब्सटेंसेस को ओबे करते हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस। अपन ने ऑलरेडी बात करी कुछ ना कुछ कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन होनी चाहिए, तो उन्हीं कंडीशन के अंदर ओम्स लॉ काम करता है। अगर उन्हीं कंडीशन के अंदर काम करता है मतलब हमेशा नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता क्योंकि कंडीशन लगानी पड़ेगी, और कंडीशन लगानी पड़ेगी इसका मतलब ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं बोल सकते। इसका मतलब ओम्स लॉ जो है वो नेचर का कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है कि ये वर्क तो करता है लेकिन ओनली कहां पे, सर्टेन कंडीशन पे, और इस रीजन से अपन इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नहीं बोल सकते। अब वो वाले कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं फॉलो करते हैं, वो वाले कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उसे हम क्या बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। तो सबसे पहले ओमिक कंडक्टर क्या होता है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं मतलब उनके अंदर V और I पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की क्या होती है लीनियर रिलेशनशिप होती है, मतलब ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा स्ट्रेट लाइन। फिर से ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और जिनके अंदर V और I की क्या होती है लीनियर रिलेशनशिप होती है, मतलब ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या होंगे, दो ही एग्जांपल आपको याद रखने। नंबर 1 मेटेलिक कंडक्टर, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर है लेकिन किसके लिए स्मॉल करंट के लिए। फिर से जितने भी मेटेलिक कंडक्टर है वो सारे लेकिन कौन से प्योर मेटल, लेकिन कौन से स्मॉल करंट के लिए। और सेकंड कौन सा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड। इन दोनों कंडीशन के अंदर आपका क्या होता है ओम्स लॉ फॉलो होता है। तो सेकंड तो डायरेक्टली याद आ रहा है कि भाई कैसे कि आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब भी किसमें कॉपर इलेक्ट्रोड में अपन काम में लेंगे तो आपका क्या होगा ओम्स लॉ फॉलो करेगा, ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन जाएगा V और I का। फर्स्ट क्या है मेटेलिक कंडक्टर विद स्मॉल करंट। मेटेलिक कंडक्टर तो समझ में आता है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा करंट, लेकिन स्मॉल करंट क्यों बोल रखा है। देखो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है किसके करंट के, क्योंकि एक बार अगर आपने रजिस्टर बना दिया कंपोनेंट डिवाइस बना दिया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है स्मॉल करंट की, तो उससे ज्यादा करंट होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ज्यादा अगर करंट होगा तो आपका कोलिजन क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ज्यादा कोलिजन होगा। आपकी H का फॉर्मूला क्या होता है H इक्वल टू I स्क्वायर R T।
तो अगर करंट ज्यादा होगा, आई का ऑलरेडी क्या जा रहा है स्क्वायर, ये आपका क्या हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है, अपन आगे पढ़ेंगे इसको। तो एच इक्वल टू क्या 10th क्लास में पढ़ रखे हैं अपन ऑलरेडी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर्मूला होता है आपका। तो एच क्या होता है, हीट कितना होता है, आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है करंट, अब आई का भी क्या जा रहा है स्क्वायर जा रहा है, इसका मतलब अगर ज्यादा करंट होता है कंडक्टर में तो ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा क्या होगी हीट, और ज्यादा हीट होगी इसका मतलब क्या है कि ज्यादा कोलिजन हो रहा है, और ज्यादा कोलिजन हो रहा है मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या हो गई ज्यादा। तो रेजिस्टिविटी जब ज्यादा हो जाती है तो कोलिजन ज्यादा होता है, और कोलिजन ज्यादा होता है तो जब भी आपका करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर से जैसे रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसी मोमेंट पर आपके करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्मॉल करंट में प्रॉब्लम नहीं आती है, किसमें आती है, लार्ज करंट में, कि जैसे ही अपन क्या करते हैं लार्ज करंट करते हैं उसी मोमेंट पे आपका क्या होता है, हीटिंग ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कोलिजन ज्यादा होने से, और आपका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। इस रीजन से अपने यहाँ पे मेन लाइन लिखी है क्या, कि मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट्स। ठीक है, नेक्स्ट या तो आपके ओमिक कंडक्टर के दो एग्जांपल, मेटेलिक कंडक्टर फॉर स्मॉल करंट, नेक्स्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट आपका क्या है एग्जांपल, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक वही हो गए जो कि क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, और उनका जो ग्राफ होता है वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं होती, स्ट्रेट लाइन जनरली नहीं होता है, और होता है तो ओरिजिन से नहीं पास होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, कुछ ग्राफ है जो आपको डायरेक्ट याद रखने, डायरेक्टली याद रखने, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कोई रीजन नहीं पूछा जाता है इसका, बस एग्जांपल ध्यान होने चाहिए। नंबर वन पे इसका अपोजिट है, वही अभी अपन ने जो बात करी कंडक्टर। अब यहाँ पे भी कंडक्टर है, यहाँ कौन सा कंडक्टर है, स्मॉल करंट का, तो ऑब्वियसली बात है अगर हाई करंट का होगा तो क्या हो जाएगा, वो नॉन ओमिक का एग्जाम्पल हो जाएगा, कि कंडक्टर के अंदर आपने क्या कर रखा है, हाई करंट पास कर रखा है। तो जैसे ही अपन हाई करंट पास करेंगे तो उससे क्या होगा कि करंट में ज्यादा कर रहा हूं तो आपका ऑब्वियसली बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस में ज्यादा कर, यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर वी है, ध्यान रखना जो ग्राफ है उसका अपोजिट बना हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर वी बना रहे हैं अपन। ठीक है, तो जैसे जैसे वी ज्यादा कर रहे हैं तो उसी मोमेंट पर करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होने से कोलिजन ज्यादा, कोलिजन ज्यादा होने से क्या होगा, हीट एनर्जी ज्यादा और रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और आपका करंट क्या हो जाएगा, कम। इसलिए जो ग्राफ है ये यहाँ जाके क्या हो गया, टर्न हो गया, और यहाँ जाके टर्न हो गया। इसका मतलब पहले करंट कम था तो कोई दिक्कत नहीं थी, ग्राफ सीधा था, लेकिन एक लिमिट पे जाके करंट ज्यादा हुआ तो कोलिजन ज्यादा होगा, हीट एनर्जी बन गई, तो जो आपका कर्व है कैसा, ये ग्राफ है कैसा हो गया, कर्व हो गया। कर्व हो गया मतलब कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है इस जगह पे, ये नॉन ओमिक बिहेवियर शो कर रहा है इस जगह पे। नेक्स्ट क्या होता है आपका वाटर वोल्ट मीटर। ये वाटर वोल्ट मीटर क्या होता है आपका, डायरेक्ट ग्राफ याद रखना है आपको जनरली, कि इसका जो ग्राफ होता है वो इसके ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट नहीं होता, आपके सिलेबस में नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ग्राफ याद रखना है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, करंट जो है कुछ आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है उसके बाद भी करंट स्टार्ट नहीं होता है, एक वैल्यू के बाद जाता है, वो बैक ईएमएफ की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड। ये आपके सिलेबस में 14 चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस ग्राफ ध्यान रखना है आपको कि पॉजिटिव के अंदर ग्राफ इंक्रीज होता है, नेगेटिव के अंदर पहले कांस्टेंट होता है उसके बाद सडन इंक्रीज होता है, इतना ही याद रखना है अभी आपको। नेक्स्ट फिर सुन लो, पीएन जंक्शन के अंदर पॉजिटिव के अंदर पहले ग्राफ क्या होता है, स्लो इंक्रीज होकर एक्सपोनेंशियल बाद में मतलब ज्यादा ही इंक्रीज हो जाता है, और नेगेटिव के अंदर पहले कांस्टेंट होता है उसके बाद में सडन इंक्रीज। नेक्स्ट थायरिस्टर। थायरिस्टर क्या होता है आपका, कि पीएन जंक्शन डायोड की 4 लेयर्स होती है, करता क्या है, कंट्रोल करता है किसको, इलेक्ट्रिक पावर को और करंट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, बाय एक्टिंग एज ए स्विच, मतलब एज ए स्विच ये वर्क करता है। ठीक है, इसका आपको ग्राफ याद रखना है, बस सिंपली ग्राफ याद रखना है आपको थायरिस्टर का, सिलेबस में नहीं है, पढ़ना नहीं है। वाटर वोल्ट मीटर भी सिलेबस में नहीं है, थायरिस्टर भी सिलेबस में नहीं है, दोनों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपन नॉन ओमिक ये पढ़ ही चुके, और पीएन जंक्शन डिटेल में 14 चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट गैलियम आर्सेनाइड। इसका भी ओनली आपको क्या ध्यान रखना है, ग्राफ ध्यान रखना है कि इसका जो ग्राफ होता है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है। ठीक है, ग्राफ कैसा बन रहा है, कर्व बन रहा है, कर्व बन रहा है मतलब नॉन ओमिक कंडक्टर है गैलियम आर्सेनाइड। तो अभी अपन ने क्या देखा, ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या होती है, कि भाई आपका जो ओम्स लॉ होता है सब कंडक्टर में फॉलो ज्यादातर में होता है, लेकिन किसके साथ, कंडीशन के साथ, इसलिए फंडामेंटल लॉ नहीं है। नेक्स्ट ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक दो टाइप के होते हैं। ओमिक क्या होते हैं, जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होता है, और ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन वीआई रिलेशनशिप लीनियर फॉलो होती है। दो एग्जांपल है, प्योर मेटल और इसके लो करंट के साथ। और नेक्स्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड। ऐसे नॉन ओमिक कंडक्टर जो उसको फॉलो नहीं करते हैं। फर्स्ट वो है कंडक्टर विद हाई करंट। नेक्स्ट आपका क्या है, वाटर वोल्ट मीटर, पीएन जंक्शन डायोड, थायरिस्टर और गैलियम आर्सेनाइड। जनरली इसके अंदर आपको ओनली क्या याद रखने हैं, ग्राफ याद रखने हैं। थैंक यू।